नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक टेक्स्ट बुक सीरीज़ का एक और अध्याय कक्षा 11 के भारत के भौगोलिक संरचना यहाँ से उठाया है। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, 100% यहाँ से सवाल उठने वाला है। तो ये जानने के लिए बने रहें, लगभग 50 मिनट मेरे साथ पढ़ते हैं भारत की भौगोलिक संरचना। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि भारत की जो ये आकृति है ये बनी है किस कारण से बनी है। तो इसमें वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु 46 करोड़ वर्ष की है। यहाँ से सवाल आने वाला है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। तो 46 करोड़ वर्ष की है। क्लियर है, 46 करोड़ वर्ष की पृथ्वी की आयु है। लेकिन भारत की ये स्थिति कैसे बनी है? तो भारत की स्थिति के लिए हमें ये जानना है कि करोड़ों वर्ष पहले एक इंडियन प्लेट थी जो कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में मानी जाती थी, और इसी से जुड़ी हुई एक प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसको संयुक्त रूप से क्या कह दिया? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस प्लेट का उत्तरवर्ती खिसकाव होता है और ये यूरेशियन प्लेट से जा कर के टकराती है। तो यहाँ पर एक हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर है? तो ये वर्तमान में कौन सी प्लेट का हिस्सा है? भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपने ध्यान में रखना है। जब इस क्रिया से भारत का निर्माण हो गया है तो भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूहों के आधार पर भारत में भूवैज्ञानिक खंडों के कितने टुकड़े माने गए हैं, कितने अंश माने गए हैं? तो वो 3 है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। कौन कौन से 3 हैं? प्रायद्वीपीय खंड है, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये ध्यान में रखना है हमें। अब हम एक एक भूखंडों का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो भूखंड है वो प्रायद्वीपीय खंड है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है प्रायद्वीपीय खंड। ये प्रायद्वीपीय खंड का मतलब है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसको आप इस चित्र में देखें। यहाँ ध्यान दें, ये जो हिस्सा है जो कि राजस्थान के मध्यवर्ती हिस्से से लेकर के, और ये पूरा हिस्सा जो कि प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत को प्रदर्शित कर रहा है, ये और यहाँ से गारो खासी जयंतिया का जो ये भाग है, ये सारे कौन से हिस्से आते हैं? प्रायद्वीपीय खंड के हिस्से माने जाते हैं, मतलब प्रायद्वीपीय पठारी भाग के हिस्से माने जाते हैं। और यहाँ से जो ये उत्तर का हिस्सा है, यहाँ से जो उत्तर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा माना जाता है? ये उत्तर का विशाल मैदान माना जाता है। और इससे उत्तर की तरफ जो ये हिस्सा है, यहाँ से लेकर के और ये वाला हिस्सा पूर्व से पश्चिम विस्तार, जिसको हम किस रूप में जानते हैं? हिमालय पर्वतीय प्रदेश के रूप में जानते हैं। तो ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश आ जाएगा, या इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं। इसी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा होगा ये वाला हिस्सा, जिसको हम पूर्वांचल के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है? ये चीज़ आपने इस मैप के आधार पर पढ़नी है, सारी की सारी। क्लियर है? तो हम जो प्रायद्वीपीय खंड है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। देखें, इस खंड की जो उत्तरी सीमा है वो कटी फटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कच्छ से आरंभ होकर के और अरावली के पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, और फिर यमुना नदी और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों, गंगा के डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त कहाँ पूर्वांचल की तरफ जाएं तो कार्बी एनालॉन्ग, कार्बी एनालॉन्ग ये एक पठार है जो कि कहाँ पर? असम में। सीधा ही पूछ लिया जाता है, कार्बी एनालॉन्ग पठार किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। कार्बी एनालॉन्ग
और मेघालय का पठार ये आ जाएंगे। और पश्चिम में यदि बात करें तो राजस्थान में भी इसका विस्तार है। पश्चिम में मालदा भ्रंश की बात करें, ये मालदा भ्रंश कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। ये ध्यान में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये पश्चिमी बंगाल का जो मालदा भ्रंश है ये क्या काम करता है? ये जो उत्तर पूर्व में मेघालय और कार्बी एनालॉन्ग का जो पठार है इसको छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैप में समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो है प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर कौन सा आ गया? छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार जो ये हिस्सा है कौन सा? गारो खासी जयंतिया और कार्बी एनालॉन्ग पठार है। इन दोनों को जो विभाजित करता है ये कौन है? मालदा भ्रंश है, जो कि कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लें, छपने वाला सवाल है। अब राजस्थान में देखें तो इसकी स्थिति क्या है? राजस्थान में ये मरुस्थल और मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं वहाँ पर जो इसके टिल्ले हैं या जिसको राजस्थानी में कहते हैं धोरे हैं, जो मिट्टी है मरुस्थलीय उससे ढके हुए हैं। राजस्थान में इसकी ये स्थिति है। प्रायद्वीपीय मुख्यतः जो भाग हैं ये नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला है ये भी। और ये किस काल से संबंधित है? तो कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। कैम्ब्रियन काल में क्या था कि ये एक भूखंड जो है ये कठोर रूप में था और नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का बना हुआ था। क्लियर है? यदि हम इसकी नदियां पढ़ें तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी ये वो नदियां हैं जो रिफ्ट घाटियां बनाती हैं। सतपुड़ा पर्वत की यदि हम बात करें तो इसकी विशेषता है कि ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत में यदि हम बात करें तो अपशिष्ट पहाड़ियाँ भी हैं कुछ। कौन कौन सी अपशिष्ट पहाड़ियाँ? अपशिष्ट पहाड़ियाँ होती क्या हैं? जो कि कभी बहुत ऊंची पहाड़ियाँ होती थी और अब अपरदन होने के कारण इन पहाड़ियों का जो ऊंचाई है वो कम हो गई है और इसकी संरचना की बात करें तो ये ऐसी रह गई है। पहले कैसी हुआ करती थी इस प्रकार की, और अब कैसी हो गई है ये इस प्रकार की। इसका जो ढाल है ये मंद हो गया है, मतलब ये अपने अंतिम अवस्था में है। इस प्रकार की पहाड़ियाँ अपशिष्ट पहाड़ियाँ कहलाती है। इन पहाड़ियों का यदि उदाहरण पढ़ें वर्तमान में तो अरावली इनका उदाहरण है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ है ये इनका उदाहरण है, जावड़ी है, ये है वेलिकोंडा है, पालकोंडा है, महेंद्रगिरी है। ये कौन सी प्रकार की पहाड़ियाँ? ये अपशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की। देखें, प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की या प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो वो कैसे थे? कठोर और स्थिर भूखंड थे। लेकिन हिमालय की बात करें तो हिमालय आज भी उत्थान हो रहा है इसका, मतलब ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है। और इसको यदि हम डेफिनेट करके एक नाम दे तो नवीन पर्वतमालाएं हैं। और नवीन पर्वतमालाओं में भी कैसी? मोड़दार नवीन पर्वतमालाएं। मोड़दार नवीन पर्वतमालाएं हिमालय की ये विशेषता है। हिमालय के अतिरिक्त यदि हम बात करें कि प्रायद्वीप में कैसी है? ये कठोर और स्थिर है। तो जो मोड़दार होगी, नवीन होगी, वो किस प्रकार की होगी? वो तरुण होगी, दुर्बल होगी, लचीली होगी, क्योंकि इसका तो उत्थान आज भी हो रहा है। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इन पर्वतमालाओं के उत्थान के कारण इसमें क्या क्या हो रहे हैं? इसमें वलन पड़ रहे हैं, इसमें भ्रंशन हो रहे हैं, इसमें क्षेपण हो रहा है। और इनके वलन, भ्रंशन और क्षेपण की प्रक्रियाओं के कारण
ये पर्वत विवर्तनिक हलचल पैदा करते हैं, जैसे कि भूकंप की स्थिति हुई तो विवर्तनिक हलचल पैदा करते हैं, ये इनकी विशेषता हो जाएगी। क्योंकि इनकी ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो नदियाँ निकलेगी इनका बहाव भी तेज होगा, बहाव तेज होगा तो ये क्या करेंगे, अपर्दन भी बहुत ज़्यादा करेंगे। अपर्दन, तीव्र अपर्दन की स्थिति में रहेगी। कारण क्या है कि ये अपनी युवावस्था में है, तो ये विशेषता ध्यान में रखनी है। यदि कोई उच्च धरातल से, जैसे हिमालय है, हिमालय जैसी स्थिति से कोई भी नदियाँ निकलती है तो वो अपने बहाव क्षेत्र में कुछ आकृतियाँ बनाती है, जैसे कि गॉर्स, वी आकार की घाटी, शिप्रिकाएँ, जलप्रपात। ये कुछ आकृतियाँ, इनसे अलग बहुत सारी आकृतियाँ हैं जो हम नदी की अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक आकृतियाँ पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की। देखें, भारत का जो तृतीय भूखंड माना जाता है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान माना जाता है। ये एक्चुअल में है क्या चीज़ है, ये भू अभिनति गर्त है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला सवाल है। भू अभिनति गर्त कैसे, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो, यहाँ ये जो हिस्सा है ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का है, जो कि उत्तर से दक्षिण इस प्रकार फैला हुआ है और पूर्व से पश्चिम विस्तार इसका ज़्यादा है। इसके दक्षिण में ये जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठारी भूमि। ये दोनों ही उच्च भूमि है और इसके बीच में ये जो हिस्सा है ये मैदान है, ये निम्न भूमि है। तो निम्न भूमि होने के कारण इसको क्या कह दिया है हमने, भू अभिनति की संज्ञा दे दी है। क्लियर है। अब इस भूमि में हो क्या रहा है, देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला के तीसरे चरण में लगभग कौन सा काल था, ये 6.4 करोड़ वर्ष पहले जब इसका तीसरा चरण हुआ था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ, ये जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है यहाँ पर अवसाद ला रही है और अवसादों से ये क्या कर रही है, मैदान का निर्माण कर रही है। और अवसाद किस रूप में, जलोढ़ के रूप में ला रही है। तो ये इस मैदान का निर्माण जो हुआ है वो जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जो वर्तमान में यदि इसकी ऊंचाई देखें तो वो 1000 से 2000 मीटर तक ऊंची हो गई है। क्लियर है। ये चीज़ आपने 3 खंडों की जो प्रारंभिक विशेषता है वो हमने पढ़ी है। अब हम इसका विशद अध्ययन करते हैं कि मोटे तौर पर इसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो यदि हम भूआकृतिक संरचना की बात करें तो भारत को मोटे तौर पर हमने कितने भागों में बांटा है, हमने 6 भागों में बांटा है। 6 भागों में, जिसमें उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं आ गई, उत्तर का विशाल मैदान आ गया, प्रायद्वीपीय पठार आ गया, भारतीय मरुस्थल को भी अलग बताया है, तटीय मैदान और द्वीप समूह की हमने बात की है। अब एक एक जो भूआकृति है उसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। देखिए, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं। तो हिमालय की समानांतर बहुत सारी ऐसी श्रेणियां हैं जिनका हमने जिक्र करना है। सबसे पहले हम बात करें तो वृहद हिमालय की, दूसरे की बात करें तो पार हिमालय श्रृंखलाएं। ये पार हिमालय श्रृंखला को एक्चुअल में हम क्या कह देते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फिर हम मध्य हिमालय की बात करते हैं, फिर हम शिवालिक की बात करते हैं। तो यदि हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सबसे पहले पार हिमालय आएगा, जो कि एक्चुअल में हिमालय का हिस्सा है ही नहीं। और उसके दक्षिण में क्या आएगा, वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय आएगा, फिर शिवालिक श्रेणी आएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें कि ये श्रेणियां फैली कैसे हुई है। तो ये श्रेणियां
ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ कैसे फैली हुई है? उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर फैली हुई है, मतलब इनका विस्तार इस प्रकार से है। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण की तरफ फैल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वृहद हिमालय श्रृंखला की बात करें, अब यहाँ से सवाल 100% छपने वाला है। क्यों? क्योंकि ये केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है। किसको? वृहद हिमालय श्रृंखला को। क्लियर है? पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है इसकी, और उत्तर से दक्षिण 160 से 400 किलोमीटर तक की है, जैसा कि आपको मैंने मैप में दिखाया था। क्लियर है? अब हिमालय फैला कहाँ हुआ है? भारत के बिल्कुल उत्तर में। और भारत के बिल्कुल उत्तर में है तो उत्तर से जैसे ही हम और उत्तरवर्ती होते हैं तो वहाँ पर हमें कौन सा देश मिलेगा? चीन मिलेगा। और कौन मिलेगा? नेपाल मिलेगा। और कौन मिलेगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी मिलेगा। और एक है भूटान। अफगानिस्तान और भूटान। भूटान। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हमें चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान उत्तर की तरफ मिल रहे हैं। अब हिमालय क्या करता है? इन देशों से हमारी प्राकृतिक सीमा बना देता है। ये प्राकृतिक सीमा बनाने के अलावा क्या काम करता है? ये हमारी जलवायु को निर्धारित करता है। ये यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो है वो अपवाह तंत्र विकसित करता है। और ये हमारा सांस्कृतिक विभाजन का भी द्योतक माना जाता है। तो हिमालय केवल एक प्राकृतिक अवरोध ही नहीं है, ये हमारी जलवायु, अपवाह तंत्र और संस्कृति सब पर प्रभाव डालता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित, जलवायु से संबंधित, अपवाह तंत्र से संबंधित, राजनीति से संबंधित, संस्कृति से संबंधित है। क्लियर है? यदि हम इस हिमालय की कुछ उपखंड करना चाहें, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसके विस्तार की बात करें, तब हमें क्या समझना है कि हिमालय की ये मुख्य 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपके भी समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। कि बागड़ी में कहते हैं, राजस्थानी में कहते हैं कि काल जासी पीर शिवा। काल जासी पीर शिवा। अब काल जासी पीर शिवा ये उत्तर से दक्षिण विस्तार को बताता है हिमालय के। और इसमें बहुत बार सवाल आया है। का से काराकोरम, ले से लद्दाख, जासी से जास्कर, पीर से पीर पंजाल और शिवा से शिवालिक। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यदि हम इसके उपखंड इस प्रकार से करना चाहें कि पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं तो कश्मीर और उत्तरी हिमालय सबसे पहले आएगा। फिर हिमाचल और उत्तरांचल का हिमालय आएगा। फिर दार्जिलिंग और सिक्किम का आएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश का आएगा। और ये जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ये पहले उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर यूं घूमेगी और उसके बाद में उत्तर से दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है हिमालय के संदर्भ में। अब सबसे पहले हम कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक काम आएगा जब तक आप जिएंगे, जिंदगी भर यहां से सवाल उठने वाला है। आप पढ़ो और आने वाले बच्चों को पढ़ाओ, ये कभी भी स्वरूप चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ से सवाल आना ही आना है। इस हिमालय में कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय है, इसमें कौन सी श्रेणियां हैं? काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। ये कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय की श्रेणियां हैं। अब कश्मीर हिमालय की बात करें तो कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग है, जो वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में स्थित है, जो कि वास्तव में क्या है?
एक ठंडा मरुस्थल है। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर की। ये हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग है जो वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित है और ये एक ठंडा मरुस्थल है। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में विश्व की ये कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। और इन्हीं दो के बीच में क्या स्थित है? डल झील। डल झील कहाँ पर है? कश्मीर में। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो कश्मीर और डल झील का संबंध है और ये दोनों किसके बीच में स्थित है? वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। क्लियर है? दक्षिणी एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां कौन सी? वाल्टेरो और सियाचिन। बहुत इंपॉर्टेंट हिम है ये ध्यान में रखना है कि एशिया के प्रसिद्ध जो ग्लेशियर है वो कौन सी है? वाल्टेरो और सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तरी पश्चिमी हिमालय और कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है। अब कश्मीर हिमालय में करेवा है। करेवा इंपॉर्टेंट सवाल है, आरपीएससी बहुत महत्व से इसे छापती है। करेवा क्या चीज़ है? करेवा वास्तव में जो जलोढ़, चिकनी मिट्टी और हिमोड़ के जमाव से बने हुए मैदान हैं जहां पर कश्मीर में जाफरान की खेती की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छप गया मानो। वृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जास्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खर्दगला, ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जास्कर श्रेणी में कौन सा? फोटुला। लद्दाख श्रेणी में कौन सा? खर्दगला। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। महत्वपूर्ण अलवणीय जल की मतलब जो मीठे पानी की झीलें हैं उनका भी यहाँ पर वर्णन मिलेगा। जैसा कि हम पीछे डल झील की बात करके आए हैं, लेकिन वुल्लर झील और डल झील दोनों ही किस में पाए जाते हैं? इसी हिमालय की श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक है। और लवणीय जल की झीलें भी हैं। कौन सी? पांगांगसो और सोमुरिरी। ये दोनों कहाँ पाई जाती है? ये दोनों कश्मीर घाटी में यहाँ पाई जाती है। क्लियर है? सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी? झेलम और चिनाब। इनका अपवाह तंत्र भी कहाँ है? कश्मीर और उत्तरी पूर्वी हिमालय में है। सौंदर्य की दृष्टि से देखें, खूबसूरती की दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं जो पर्यटन को क्या कर देते हैं? बढ़ावा दे देते हैं। पर्यटकों का ये आकर्षण का केंद्र है। इन्हीं क्षेत्रों में क्या है? हमारे तीर्थ स्थान भी है। कौन से? वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा और चरार शरीफ। ये तीर्थ स्थल हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? ये कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है? झेलम नदी के किनारे पर है। इस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो विसर्प बनाती है। विसर्प क्या होता है कि जैसे यहाँ देखें, ये जो सर्पिलाकार रास्ता होता है नदी का इस प्रकार बहने का, ये क्या कहलाता है? विसर्प। और ये झेलम नदी का विसर्प यहाँ पर कश्मीर घाटी में दिखाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है विसर्प। श्रीनगर में डल झील बहुत ही अच्छा प्राकृतिक स्थल है, पर्यटन को बढ़ावा देने वाला है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी जो है वो युवावस्था में है, मतलब अभी भी इसका उत्थान हो रहा है और इस नदी का जो ढाल है वो भी बढ़ रहा है। यदि प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने की विशिष्ट आकृतियों की बात करें तो हमने अभी जो विसर्प की बात करी है वो यहाँ का महत्वपूर्ण आकृति का उदाहरण रहेगा। इस प्रदेश के दक्षिण में अनुदय दरिया कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। इस दून के कुछ उदाहरण हैं, जैसे जम्मू दून की बात करी
और पठानकोट दून की बात करें, देखिए दून का सर्वाधिक जो विस्तार है वो हिमाचल और उत्तराखंड के हिमालय में पाया जाता है, लेकिन ऐसे जो दून हैं वो हमें कश्मीर हिमालय में भी देखने को मिलते हैं, जिसके उदाहरण आपने याद रखने हैं जम्मू दून और पठानकोट दून। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ये हिमालय का हिस्सा पश्चिम में रावी नदी, पूर्व में काली और घाघरा नदी के बीच में स्थित है। ये भारत की दो प्रमुख नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, व्यास और सतलुज नदियां हैं। कौन से तंत्र की? सिंधु तंत्र की। और गंगा तंत्र की कौन सी नदियां हैं? यमुना और घाघरा नदी है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल आने वाला है। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियां? रावी, व्यास और सतलुज। और गंगा नदी की कौन सी सहायक नदियां? यमुना और घाघरा नदी। क्लियर है। अब यदि हम इस चित्र के माध्यम से देखें ये काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, ये पीर पंजाल श्रेणी है, और ये जो लास्ट में ये वाली है ये शिवालिक श्रेणी है। ठीक है। अब इसमें यदि हमने इन 4 श्रेणियों की बात की है तो ये कश्मीर हिमालय की बात हो गई है। क्लियर है। इसके बाद का ये जो हिस्सा है ये हम किस में कर रहे हैं? हिमाचल और उत्तराखंड में। तो यहाँ कौन सी नदियाँ बह रही है? सतलज, रावी और व्यास। और चिनाब और झेलम नदी की बात की और स्वयं सिंधु की बात की है, तो ये किस में हमने? कश्मीर हिमालय में बात की है। क्लियर है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब हम जानते हैं हिमाचल और जो उत्तराखंड हिमालय है इनकी महत्वपूर्ण बातें। देखिए हिमाचल हिमालय का जो सुदूर उत्तरी भाग है वो लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के विस्तार से टच कर रहा है। लाहौल स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल तक ये विस्तृत है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी? वृहद हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय कौन से? जो हिमाचल में धौलाधार और उत्तराखंड में नागटिब्बा कहा जाता है। और उसके अलावा जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई शिवालिक है इस हिमालय खंड में स्थित है तीनों ही श्रृंखलाएं। क्लियर है। कौन कौन सी? वृहद हिमालय की भी हिस्सा आता है, लघु हिमालय का भी हिस्सा आता है और शिवालिक हिमालय का भी हिस्सा आता है। तीनों ही श्रेणियां इसमें से गुजरती हैं। क्लियर है। इसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो 1000 से 2000 मीटर वाले जो ये क्षेत्र हैं यहाँ पर ब्रिटिश प्रशासन के लिए कुछ आकर्षण के केंद्र स्थापित किए गए थे। जैसे धर्मशाला की बात करते हैं, मसूरी की बात करते हैं, कसौली की बात करते हैं, अल्मोड़ा है, लैंसडाउन है, रानीखेत है। ये सारे कहाँ के हैं? हिमाचल और उत्तराखंड के हिस्से हैं। शिवालिक की बात करते हैं। शिवालिक एक्चुअल में है क्या चीज़? शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवावाला में पाए जाने वाली भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये छप सकता है आपके लिए। अब मैंने इसके लिए दून की बात की थी, 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन सी? शिवालिक और दून। अब दून कौन से महत्वपूर्ण हैं? जैसे चंडीगढ़ और कालका दून की बात करते हैं, नालागढ़ दून की बात करते हैं, देहरादून की बात करते हैं, हरिके दून है और कोटा दून है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दून कौन सा है? देहरादून, याद रखना है। क्लियर है। और देहरादून है कहाँ पर? उत्तराखंड में। क्लियर है। इसकी जो लंबाई है वो 35 से 45 किलोमीटर दूर है, फैली हुई है, और चौड़ाई जो है वो 22 से 25 किलोमीटर फैली हुई है। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति रहती है। छपने वाला सवाल है। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति रहती है, और ये भोटिया प्रजाति क्या करती है? ऋतु प्रवास करती है। खानाबदोश लोग हैं। ये क्या करते हैं? ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, ये घास के मैदान हैं जो ऊंचाई पर स्थित होते हैं, वहाँ चले जाते हैं
और जब भी शरद ऋतु आती है तो घाटियों में वापस लौट आते हैं, तो इसे कहते हैं ऋतु प्रवास। तो ये वृहद हिमालय में ऋतु प्रवास करने वाली प्रजाति कौन सी है? भोटिया प्रजाति। इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में फूलों की घाटी भी है, फूलों की घाटी। और 5 गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड, ये पांचों जो क्षेत्र हैं ये एक्चुअल में क्या है? ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर यहीं पर स्थित हैं। और 5 प्रसिद्ध प्रयाग भी हैं। कौन से? नदी संगम, जैसे रुद्र प्रयाग की बात करते हैं, देव प्रयाग की बात करते हैं, कर्ण प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। जब नदी अपवाह तंत्र की बात करेंगे, जब डिटेल से इसको भी पढ़ेंगे। ये पांचों जो प्रयाग हैं, जो नदी संगम है, ये कहाँ पर स्थित हैं? इसी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की। सिक्किम हिमालय की, पश्चिम में नेपाल हिमालय, पूर्व में भूटान हिमालय, ये इसका विस्तार है। क्लियर है? यहाँ पर तेज बहाव वाली तीस्ता नदी प्रमुख बहती है। कंचनजंगा की ऊंची चोटी और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखर पर लेपचा जनजाति है। याद रखना है, लेपचा जनजाति। क्लियर है? और दक्षिणी भाग जिसमें कौन विशेष होगा? दार्जिलिंग विशेष होगा। यहाँ पर मिश्रित प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कौन कौन शामिल है? नेपाली है, बंगाली है और मध्य भारत की जनजातियां सम्मिलित हैं। क्लियर है? यहाँ प्राकृतिक दशाओं की यदि हम बात करें तो मध्यम ढाल वाले, गहरे और जीवाश्म युक्त मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। संपूर्ण वर्षा होना यहाँ की विशेषता है। क्लियर है? मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर ही यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या विकसित किए थे? चाय के बागान विकसित किए थे। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखनी है। अब जैसे हमने हमने क्या पढ़ा कि हिमाचल और जो उत्तराखंड थे वहां पर दून की स्थिति पड़ी थी। दून, दून। क्लियर है? अब ये दून हिमाचल और उत्तराखंड में थे, जो कि एक्चुअल में क्या है? पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं, पश्चिम में। तो पूर्व में क्या पाए जाते हैं? दार्जिलिंग और सिक्किम ये पूर्व की तरफ है। तो पूर्व में क्या पाए जाते हैं? पूर्व में द्वार पाए जाते हैं। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखनी है। एक्चुअल में ये क्या चीज है? ये मैदानी भाग ही है। दून भी मैदानी भाग है, द्वार भी मैदानी भाग है। ये घाटियों में स्थित है। ये द्वार किस लिए प्रसिद्ध है? चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय, यहाँ पर पर्यटन स्थल भी हैं, पर्यटन स्थल भी हैं। वनस्पति भी बहुत अच्छी पाई जाती है, वनस्पति प्राणी जात भी है। और आर्किड के लिए भी ये प्रसिद्ध स्थान माना जाता है, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय का। इसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश हिमालय की। देखें, ये भूटान हिमालय से लेकर के पूर्व में दिफू दर्रे तक है, दिफू दर्रे तक। क्लियर है? दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व से लेकर के और उत्तर पूर्व की तरफ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला है। इस श्रेणी की जो मुख्य चोटियां हैं वो कौन सी हैं? कांगतू चोटी और नामचा बरवा चोटी, ये प्रमुख चोटियां हैं। कौन से? अरुणाचल हिमालय की। इस पर्वत श्रेणी में उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गॉर्ज बनाने वाली नदियां हैं जो इसे विच्छेदित करती है। नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गॉर्ज बनाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन से दर्रे को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी है जो गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है? ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियां भी हैं जो यहाँ बहती है। कौन सी? कामेंग नदी है, सुवनगिरी है, दिहांग है, दिबांग है और लोहित है। लोहित नदी है। ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां कैसी है? ये 12 मासी नदियां हैं।
जब बारहमासी नदियां ऊंची पर्वत श्रेणियों से नीचे की तरफ गिरती है तो वो जलप्रपात बनाएंगी। जलप्रपात बनाती हैं, इसीलिए ये जलप्रपात जो हैं ये विद्युत उत्पादन की क्षमता के आधार पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पर क्षमता अधिक है। क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश हिमालय की एक मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पर जनजातियां निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जातियां हैं, वो इस प्रकार हैं, जैसे मोनपा है, अबोर है, मिसमी है, निशी है, नागा है। इन्हीं के नाम पर पर्वत श्रेणियों के नाम भी रखे हुए हैं। और ये जातियां क्या करती है? झुमिंग कृषि करती है। इस झुमिंग कृषि को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन जातियों के नाम पर ही क्या रखे गए हैं, इनके नाम रखे गए हैं। देखें, यहाँ पर डाफला श्रेणी है, यहाँ पर मिसमी आ जाएगा, ये पटकोईबुम आ गया, ये नागा आ गया, ये मिजो श्रेणी आ गया, ये मेघालय में गारो, खासी और जंतिया पहाड़ियाँ आ गया। क्लियर है। और ये दिहांग नदी और ये लोहित नदी, जब ये दिहांग और लोहित नदी इसमें मिलती है, किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में, तभी तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी होता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। क्लियर है। ये सारी अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश हिमालय की। यदि जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो ये बड़ा धनी क्षेत्र माना जाता है, जिसका संरक्षण देश समुदायों ने किया था। इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। ये जो आकृति है ये कैसी है? उबड़ खाबड़ आकृति है, यहाँ घाटियां पाई जाती है, इसी कारण परिवहन का जुड़ाव नहीं हो पाया है। तो परिवहन का जुड़ाव होता कैसे है कि अरुणाचल असम की सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर के यहाँ पर कारोबार किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम पूर्वी पहाड़ियों की बात करते हैं, जिसको हम पूर्वांचल कह देते हैं। इन पहाड़ियों की दिशा जो है वो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है। ये मैंने अभी जो बताई हैं, पटकोईबुम है, नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में मिजो लुसाई पहाड़ियाँ हैं। ये क्या करती हैं? ये यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं ये झूम कृषि करती हैं, और इन्हीं जनजातियों के नाम पर ही तो इन्हीं पहाड़ियों का नाम रखा हुआ है। क्लियर है। यहाँ पर छोटी छोटी जो नदी नाले हैं उनको आपने विशेष रूप से पढ़ना है। जैसे मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर बराक नदी, और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम यहाँ दोनों में कौन सी नदी बहती है? बराक नदी। मणिपुर घाटी के मध्य में एक झील स्थित है जिसका नाम है लोकटक झील। बहुत बार पूछा गया सवाल कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है, और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है। क्लियर है। मिजोरम, जिसे मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है, मिजोरम का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है। ये वास्तव में क्या है? असंगठित चट्टानों का बना हुआ है। क्लियर है। ये इसकी भौगोलिक विशेषता है। नागालैंड में बहने वाले अधिकतर जो नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। मिजोरम और मणिपुर दो नदियों, बराक नदियों की सहायक नदियां यहाँ पर मिलती हैं। मेघना नदी ये भी इसकी एक सहायक नदी है। क्लियर है। एक चिंदविन नदी ये भी ध्यान में रखनी है। ये यूं ही पूछा जा सकता है कि किस राज्य में बहती है, तो मणिपुर राज्य में बहती है। और इस चिंदविन की विशेषता क्या रहेगी कि ये म्यांमार में बहने वाली जो इरावती नदी है इसकी एक सहायक नदी है। क्लियर है। तो ये हिमालय से संबंधित हमारा वर्णन था। अब हम बात करते हैं उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये जो मैदान बना है ये किसके कारण बना है, तो ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप हैं उससे बना हुआ मैदान है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूर्व से पश्चिम 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसकी औसत चौड़ाई यदि हम बात करें तो 150 से 300 किलोमीटर तक की है। क्लियर है।
इन जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई की बात करें तो ये लगभग 1000 से 2000 मीटर तक जलोढ़ जमाव हो चुका है इनका। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इनका उत्तर से दक्षिण विस्तार, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही बार पूछा गया है। उत्तर की तरफ बाबर है, फिर उसके दक्षिण में तराई और फिर जलोढ़। तो ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा जाता है, कैसे है कि बाबर, तराई और जलोढ़ है। जलोढ़ भी जो है वो आगे दो भागों में बट गया है, एक है खादर, एक है बंगड़। खादर क्या होता है? नवीनतम नवीनतम कांप मिट्टी का जो क्षेत्र कहलाता है, कांप जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, वो क्या कहलाता है? खादर। और जो पुरानी कांप मिट्टी का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बंगड़। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। देखें, बाबर क्या चीज है कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की एक पतली पट्टी है जो शिवालिक श्रेणी जो है उसके समानांतर, उसके तली के समानांतर फैली हुई है, गिरिपद क्षेत्र में होती है। वो क्या कहलाती है? वो बाबर कहलाती है। इस बाबर में क्या चीज विशेषता है कि इसमें कंकड़ पत्थर गुलाश में इनका जमाव होता है और इनके नीचे से नदी बहने लगती है, तो यूं लगता है कि नदी अदृश्य हो गई है, अदृश्य हो गई है, लुप्त हो गई है। क्लियर है? ये जो लुप्त हुई नदी है ये बाबर के दक्षिण में जो तराई क्षेत्र है यहां पर आकर के पुनः बहती हुई हमें दिखने लगती है। कौन से क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? कहाँ कहाँ लुप्त हुई थी ये? बाबर में लुप्त हुई थी। और कहाँ दिखने लगी है? तराई क्षेत्र में दिखने लगी है। तो तराई क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ क्षेत्र है। और ये ढका हुआ क्षेत्र है किससे? वनस्पति से। इसीलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी रहते हैं। तो तराई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वन्य प्राणियों का घर कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तराई के दक्षिण में क्या चीज है? तराई के दक्षिण में खादर और बांगड़ का क्षेत्र है। खादर क्या चीज है? नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। बांगड़ क्या चीज है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। यहां पर जो नदियां बहती है वो प्रौढ़ावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है। तो ये जो नदियां बहती है ये क्या करती हैं? इनसे बालूका रोधी, विसर्पी, गोखुर जिले, गुम्फित नदियां, ये इनकी विशेषता रहती हैं। और क्यों? क्योंकि ये अपर्दन और निक्षेपण के कारण इनकी ये आकृतियां बन जाती हैं। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में नदी द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नदी द्वीप की बात करें तो एक नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली। माजुली ये कहाँ पर पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के जो कई धाराओं में बंटने के कारण ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है, असम में। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये इसकी विशेषता है। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यदि हम उत्तरी मैदान में बात करें कि बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण हो जाता है, बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण हो जाता है, तो कौन से डेल्टा का उदाहरण देंगे हम? सुंदरवन का डेल्टा, जो कि कहाँ बन रहा है? पश्चिमी बंगाल में बन रहा है। क्लियर है? सामान्य तौर पर देखें तो ये एक सपाट मैदान होता है। ये समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर तक होती है। हरियाणा और दिल्ली राज्य, यहाँ से सवाल 100% आएगा। हरियाणा और दिल्ली राज्य जो है वो सिंधु नदी के क्षेत्र को और गंगा नदी के क्षेत्र को विभाजित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि सिंधु नदी का जो अपवाह क्षेत्र है और गंगा नदी का तंत्र है, इनके बीच में जल विभाजक कौन करता है? तो हरियाणा और दिल्ली राज्य करते हैं। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धूबरी, ये याद रखना है, धूबरी, धूबरी कहाँ है? असम में। तो धूबरी के समीप यह नदी कहाँ मुड़ जाती है? दक्षिण की ओर, मतलब 90 डिग्री किस तरफ मुड़ती है? धूबरी असम में ये मुड़ती है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और ये मैदान जो है ये जलोढ़ मिट्टी का मैदान बनता है। कौन सी फसलें यहाँ पर महत्वपूर्ण है? गेहूं की, चावल की, गन्ने की और जूट की फसल यहाँ उगाई जाती है।
और ये फसलें हैं। इसके साथ हमने जनसंख्या घनत्व की बात करनी है तो यहाँ उच्च पाया जाता है। अब देखते हैं कि बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में कितना, 1102। तो पश्चिमी बंगाल में कितना, 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ आ रहे हैं, ये इसी क्षेत्र में आ रहे हैं। कौन से में, जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो याद रखना है हमें। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग की। देखिए, प्रायद्वीपीय पठारी भाग की यदि हम बात करें तो ये तिकोने आकार का कटा फटा भूखंड है, जो ऊंचाई की बात करेंगे तो 600 से 900 मीटर ऊंचा फैला हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार। पूर्व में यदि हम बात करें तो राजमहल पहाड़ियां हैं। पश्चिम में यदि हम बात करें तो गिर की पहाड़ियां हैं। और दक्षिण में बात करें तो इलायची कार्डोमम की पहाड़ियां हैं। कार्डोमम इंग्लिश में, इलायची हिंदी में, ये नाम है इसके। क्लियर है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। अब यदि हम बात करें तो पूर्व, उत्तर पूर्व में शिलांग और कार्बी एनालोंग का जो पठार है वो भी इसी भूखंड का हिस्सा माना जाता है। ये ध्यान में रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं। कौन कौन से ऐसे पठार हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, तो हजारीबाग का पठार है, पलायू का पठार है, रांची का पठार है, मालवा का पठार है, कोयम्बटूर का पठार है, कर्नाटक का पठार है। इन सभी पठारों की विशेषता क्या है कि ये प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है, और इन्हीं से मिलकर के क्या बना है, प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ है। क्लियर है। इसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। ये अप्लाइड सवाल पूछ लिया जाता है। क्लियर है। तो इसका प्रमाण क्या देंगे, इसका प्रमाण ये देंगे कि नदियां भी तो हैं, वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही तो बह रही हैं, वो ढाल के अनुरूप ही तो बह रही हैं। तो ये हमें इसका प्रमाण देते हुए इसको साबित कर देते हैं। क्लियर है। इस क्षेत्र में बनने वाली जो मुख्य स्थलाकृतियां हैं वो टार है, ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश घाटियां हैं, पर्वत स्कंद है, नग्न चट्टान संरचना है, टेकरी पहाड़ियां श्रृंखला है, और क्वार्टजाइट प्रकार की भित्तियां शामिल हैं। क्लियर है। मुख्य रूप से किस मिट्टी से बना हुआ है, तो काली मिट्टी का ये बना हुआ है। इस प्रदेश में भ्रंश और विभंग पाए जाते हैं। मतलब निम्न जो भूमि है, निमज्जित जो भूमि है वो भी पाई जाएगी, और उत्थित भूमि भी पाई जाएगी। उत्थित भूमि को हम पठार और पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में देख लेंगे, और निमज्जित जो भूमि है उसको हम घाटी के रूप में देख लेंगे। क्लियर है। इसमें से एक भ्रंश की बात करनी है जो कि भीमा भ्रंश है। भीमा भ्रंश कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है। यदि हम भूगर्भिक हलचलों की बात करें तो यहाँ पर हमें बार बार भूगर्भिक हलचल होती हुई दिखाई देगी। भूकंपीय जो क्रिया है वो हमें होती हुई दिखाई देगी। इस पठार के उत्तर पश्चिम भाग में नदी खड्ड, महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बना देते हैं, जिसके उदाहरण किस रूप में मिलेंगे, हमें चंबल, भिंड और मोरेन खड्ड के रूप में ये उदाहरण मिलेंगे। इसके जो मुख्य उच्चावच लक्षण हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं, दक्कन के पठार को, मध्यवर्ती उच्च भूभाग को, और उत्तरी पूर्वी पठारी भाग को। अब हम दक्कन के पठार की यदि बात करें तो इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है, उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। ये सीधे से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये किसके हिस्से हैं, तो आपने क्या बताना है, दक्कन के पठार के हिस्से हैं। क्लियर है। और पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में इसको क्या कहा जाता है, सह्याद्री। कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको क्या कहा जाता है, नीलगिरी। केरल में क्या कहा जाता है, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर, केरल में। ये ध्यान में रखना है। पश्चिमी घाट की तुलना में, पूर्वी घाट की तुलना में जो पश्चिमी घाट हैं वो ऊंचे हैं और अवितरित है। मतलब पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ऊंचा है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ ये बढ़ती चली जाती है ऊंचाई।
क्लियर है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नईमुड़ी है, अन्नईमुड़ी। और दूसरी ऊंची चोटी है वो कौन सी है? दोदा बेटा, दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। ये आपने ध्यान में रखना है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब पश्चिमी घाट की कौन सी श्रेणी में है अन्नाईमुड़ी? तो वो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में है। क्लियर है। और दोदा बेटा किस में है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। क्यों? क्योंकि ये ऊंचा है, पूर्वी घाट नीचा है। अब पूर्वी घाट जो है वो अवितरित नहीं है, कटाफटा नहीं है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इसके द्वारा अपर्दित है। पाल घाट, भोर घाट, बोर घाट और थार घाट, थार घाट, ये दक्षिण के 3 दर्रे हैं, इनको आपने ध्यान में रखने। क्लियर है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां आपस में मिलती कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला सवाल है। ये मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ियों में, बहुत ही बार पूछा गया सवाल है ये। इसके बाद बात करते हैं मध्य उच्च भूभाग। देखिए पश्चिम में अरावली पर्वतमाला इसकी सीमा बनाता है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्चित श्रेणियां बनाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। और ये दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। क्लियर है। ये अपशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो काफी हद तक अपर्दित हैं, अपर्दित हैं, श्रृंखला इनकी टूटी हुई रहती है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भूभाग का विस्तार जैसलमेर तक है, राजस्थान तक है, जहाँ पर जो अनुदैर्ध्य रेत के टिल्ले हैं, जो चापाकार बरखान हैं, इनको आधार प्रदान करते हैं, ये इसी प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों पर बने हुए हैं। क्लियर है। अपने भूगर्भिक इतिहास में ये कायांतरित प्रकार की चट्टानों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तभी तो हमें क्या मिलता है? इस क्षेत्र में संगमरमर, स्लेट और नीस के चट्टानों के उदाहरण मिलते हैं। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई कितनी है? 700 से 1000 मीटर के बीच में है। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बनास, चंबल की एकमात्र सहायक नदी है कौन सी? बनास नदी, जो कि पश्चिम में अरावली से निकलती है। क्लियर है। मध्य उच्च भूभाग का विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार पाया जाता है। ठीक है। भारत में खनिज भंडार किसको कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। अब उत्तर पूर्व पठार की बात करते हैं। उत्तर पूर्व पठार यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये जो पहाड़ियां हैं ये किस में आती है? उत्तर पूर्व पठारी भाग में आती है। क्लियर है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। मैं मेघालय के और असम का जो कार्बी एनालॉन्ग पठार है इसकी बात मैं पहले आपसे कर चुका हूं। क्लियर है। अब छोटा नागपुर पठार की तरह ही मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम खनिज भंडार पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अधिकतर वर्षा जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किसमें? उत्तर पूर्वी पठारी भाग में। चेरापूंजी जो कि कहाँ पर है? खासी की पहाड़ियों में है। ये नग्न चट्टानों से ढका हुआ है, इसीलिए ये क्या है? वनस्पति विहीन क्षेत्र है, यहाँ पर वनस्पति नहीं है। इसके बाद हम भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं। देखिए भारतीय मरुस्थल जो है वो अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। यह उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर अनुदैर्ध्य और टिल्ले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा कितनी होती है? यहाँ 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है। एक्चुअल में मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल वो होता है जिसमें सालाना 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। 50 सेंटीमीटर का मतलब है 500 मिलीमीटर।
500 मिलीमीटर। 500 मिलीमीटर वार्षिक से कम वर्षा है वो मरुस्थल है। मरुस्थल को भी दो भागों में बांटते हैं, एक शुष्क और एक अर्धशुष्क। अर्धशुष्क जो होता है वहां पर वर्षा कितनी होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर, और जो शुष्क मरुस्थल है वहां 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर है। ये जो मरुस्थल माना जाता है ये मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में आज भी समुद्र के अवशेष मिलते हैं। जैसा कि अक्कल क्षेत्र में देखिए, अक्कल वुड फॉसिल्स पार्क इसका नाम है, जिसको क्या कह देते हैं, अक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क। ये कहाँ पर है, जैसलमेर में। और जैसलमेर के नज़दीक ही ब्रह्मासर में समुद्री निक्षेप के उदाहरण मिले हैं। क्लियर है। यहाँ पर जो कास्ट जीवाश्म है, जो लकड़ी के अवशेष हैं, वो उनकी आयु कितनी मानी जाती है, 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। 18 करोड़ वर्ष, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यद्यपि इस क्षेत्र में भूगर्भिक चट्टान जो है वो प्रायद्वीपीय विस्तार का ही हिस्सा है। मैं अभी आपको बता करके गया हूँ। इस क्षेत्र में मुख्य जो नदी है वो कौन सी है, लूनी नदी है, लूनी नदी। क्लियर है। यहाँ पर नदियाँ जो है वो झील या पलाया में आकर के मिल जाती है। पलाया क्या होती है, एक्चुअल में खारे पानी की झील कही जाती है, जिसमें से क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं तटीय मैदान की। तटीय मैदान की देखिए, तटीय मैदान जो है इसके दो भाग हैं, एक तो पश्चिमी तटीय प्रदेश और एक पूर्वी तटीय प्रदेश। पहले हम पश्चिमी तटीय प्रदेश की बात करते हैं। तटीय प्रदेश की देखिए, ये जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक शहर जो द्वारका है, द्वारका जो किसी समय पश्चिमी तट की मुख्य भूमि पर स्थित था, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, वो पानी में डूबा हुआ है। क्लियर है। ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये मैदान एक संकीर्ण पट्टी के रूप में माना जाता है। यहाँ पर जो पतन और बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। इसीलिए इस क्षेत्र में कौन कौन से, कांडला, मझगांव, जेएलएन जवाहरलाल नेहरू और नावा शोवा, मारमागांव, बेंगलोर और कोचीन बंदरगाह हमें उदाहरण स्वरूप मिलते हैं। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल के तट तक ये फैले हुए हैं। इनके विशेष नाम हैं, जैसे गुजरात का कच्छ का और काठियावाड़ का तट कहलाता है। महाराष्ट्र में कोंकण का तट कहलाता है। ये कोंकण का तट जो है ये सबसे संकरा तट माना जाता है पश्चिमी तट का। क्लियर है। गोवा का तट उदाहरण आ गया। कर्नाटक और केरल में क्रमशः इसको क्या माना जाता है, मलाबार का तट कहा जाता है। क्लियर है। तो पश्चिम में मध्य का ये जो तट है ये संकीर्ण है, और मध्य का तट कौन सा, कोंकण का तट आ जाएगा। क्लियर है। अब इस तटीय क्षेत्र में बहने वाली नदियां जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। इसी क्षेत्र में जो नर्मदा और ताप्ती नदियां आकर के गिरती हैं वो इसके उदाहरण हम कर सकते हैं। वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। मालाबार तट पर विशेष आकृतियां बनती है जिसको हम कयाल कहते हैं, और ऐसे ही कयाल जिसको बैक वाटर कहा जाता है, ऐसे कयाल मछली पकड़ने के लिए और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रमुख स्थलाकृतियां मानी जाती है। पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहते हैं ये कयाल। क्लियर है। केरल में हर वर्ष जो नेहरू ट्रॉफी वलामकाली ये एक नौका दौड़ होती है, ये पुनामदा कयाल में होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पुनामदा कयाल कहाँ, केरल में। और यहाँ पर वार्षिक जो प्रसिद्ध नौका दौड़ होती है वो कौन सी है, नेहरू ट्रॉफी वलामकाली। क्लियर है। अब पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में जो पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़ा है, उभरे हुए तट का उदाहरण मिलता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ अपेक्षा लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। ये ध्यान में रखना है। कौन से नदियों के उदाहरण देख सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा इसके उदाहरण हैं। कहाँ पर, पूर्वी मैदान में। क्लियर है।
उभरा तट होने के कारण यहाँ पर पतन और पोताश्रय कम है। कहाँ पर? पूर्वी मैदान में। इसके बाद हम द्वीप समूह की बात करते हैं। देखिए भारत में दो द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी का और दूसरा अरब सागर में। कौन सा? लक्षद्वीप। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह जो है वो संख्या में 572 द्वीप है। पूछा जाने वाला सवाल है, ये द्वीप 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैले हुए हैं। और यदि इनका देशांतरीय विस्तार देखें तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ पर दो प्रमुख द्वीप हैं। कौन से? एक तो रिच्ची द्वीप और एक लबरिंथ द्वीप। ये दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। कहाँ पर? ये बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं ये दो श्रेणियों में बटे हुए हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। इसीलिए इसको संयुक्त रूप से क्या कह देते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का ही हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कुछ छोटे द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से जुड़ी हुई है। इसका एक उदाहरण है बैरन आइलैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है जो निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। इसकी कुछ चोटियां हैं, जैसे सेडल चोटी, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, 338 मीटर ऊंची है। क्लियर है? माउंट डियोवली, ये मध्य अंडमान की 515 मीटर ऊंची चोटी है। माउंट कोयोब, ये दक्षिण अंडमान की 460 मीटर ऊंची चोटी है। और माउंट थुइलर, ये ग्रेट निकोबार की 642 मीटर ऊंची चोटी है। क्लियर है? अब पश्चिमी तट के साथ कुछ परवाल निक्षेप की बात करते हैं। परवाल निक्षेप जो होता है वो वास्तव में एक खूबसूरत स्थलाकृति के रूप में माना जाता है। क्लियर है? यहाँ द्वीप संवहनी वर्षा और भूमध्य सागरीय वनस्पति के रूप में भी जाने जाते हैं। इन द्वीपों पर किस प्रकार की वर्षा हो रही है? संवहनीय वर्षा। और वनस्पति किस प्रकार की है? भूमध्य रेखीय वनस्पति है। अरब सागर के द्वीप की बात करते हैं। अरब सागर के द्वीप कौन से हैं? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। मिनिकॉय, ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश में फैले हुए हैं। देखिए आपकी किताब में यहाँ गलती से 80 डिग्री उत्तर छपा हुआ है, वो एक्चुअल में 8 डिग्री उत्तर है। ठीक है, 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है। यदि हम देशांतर की बात करें तो 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। क्लियर है? केरल तट से 280 किलोमीटर से लेकर के और 480 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। पूरा द्वीप समूह परवाल निक्षेप से बना हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, छप गया मानो कि कौन सा द्वीप समूह है जो परवाल निक्षेप से माना जाता है? तो लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पर 36 द्वीप हैं जिनमें से केवल 11 द्वीपों पर ही मनुष्य रहते हैं, बाकी पर नहीं रहते। मिनिकॉय इसका सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ये पूरा द्वीप समूह जो है वो 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में इसके अमीनी द्वीप हैं, दक्षिण में कनानोरे द्वीप है। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलीन है जिस पर क्या मिलता है हमें? गुट्टिकाएं, शिलिंग, गुलाशमिकाएं, गुलाश्म मतलब कंकड़ पत्थर का यहाँ पर जमाव हुआ है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने क्या देखा? आपने भारत की जो भू आकृतिक संरचना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।